हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपविला अपडेट में। इसके पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें साउंड का प्रॉब्लम था। मैंने ध्यान नहीं दिया, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं वापस से आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। वापस से बनाना पड़ रहा है मुझे वीडियो। तो अपविला अपडेट में आपका स्वागत है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि कल ही DAVV ने एक और नोटिस हमारे लिए जारी किया है जिसमें हमको मेरिट वाइज कट ऑफ बताया गया है, एज़ वेल एज़ काउंसलिंग की क्या प्रोसेस होगी, क्या क्या गाइडलाइंस होंगी, सब कुछ बताई गई है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमको पहले ही एक नोटिस आया था जिसके अंदर ऐसा मेंशन किया गया था कि 30 तारीख से हमारी नोटिफिकेशन स्टार्ट हो रही है। 30 तारीख से इन द सेंस आज से जो है हमारे जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रुप A, B और C तीनों बच्चों के लिए जो है, तीनों ग्रुप के बच्चों के लिए जो है आज से स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं पढ़ते जाता हूँ। साथ ही साथ आपको जो वेबसाइट होगी वो होगी davv.mponline.government.in पर। बहुत सारे बच्चे DAVV के ऑफिशियल वेबसाइट पर ढूंढने लगते हैं, फिर मैसेज करते हैं कि उस पर नहीं मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वेबसाइट पर मिलेगा, वो वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में कुछ नहीं, बस ऐसे ही लिखा गया है कि DAVV सीटी जिन बच्चों ने दिया है वो एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। साथ ही साथ में आपको रजिस्ट्रेशन के लगेंगे 100 रुपीज़, जो कि होगा पोर्टल चार्ज, ठीक है। तो पोर्टल चार्जेस आपको पे करने होंगे, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंफर्म होगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए आपको एप्लीकेशन आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एप्लीकेशन आईडी आपको मिल जाएगी आपके जीमेल या SMS के थ्रू। जब आपने स्टार्टिंग में DAVV सीटी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जब आपने एग्ज़ाम के पहले रजिस्ट्रेशन किया था, तो आपको एप्लीकेशन आईडी दी गई थी। आपको अगर याद नहीं है तो आप अपने जीमेल या SMS पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो आज से स्टार्ट होगा, यानी 30 तारीख से, और चलेगा 5 अक्टूबर तक, ठीक है। तो आप उसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं, ठीक है। किस टाइप से नीचे सब कुछ कट ऑफ वगैरह दिए गए मैं आपको बताऊँगा, या आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो रिजर्व सीट्स होती हैं, जैसे ST SC OBC और EWS के लिए जो रिजर्व सीट्स होती हैं कि इन बच्चों के लिए इतनी इतनी सीट्स तो है कॉलेज में, वो वाली जो सीट्स हैं वो सिर्फ MP डोमिसाइल के बच्चों के लिए होगी। मतलब जो MP का मूल निवास है उसी के लिए जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। ST SC OBC अगर कोई NRI है तो उसको ओपन कैटेगरी में कैलकुलेट किया जाएगा या गिना जाएगा, ठीक है। और उसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना भी चाहिए डोमिसाइल का, ठीक है। उसके बाद है कि इसके बाद मैं आपको एक पॉइंट वाइज नहीं बताता हूँ, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, छोटी छोटी गाइडलाइंस लिखी हैं जो कि आपको पता है, ठीक है। बस इसमें ये सब लिखा है कि अगर आपने नहीं किया रजिस्ट्रेशन या नहीं अपने टाइम पे काउंसलिंग प्रोसेस करे तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है जो कि मुझे लगता नहीं है कि आपका इंपॉर्टेंट है। आपको इतना तो पता ही कि रजिस्ट्रेशन का टाइम ये है, तो आपको इस वक्त करना है, ठीक है। काउंसलिंग की जो प्रोसेस होगी वो एक टाइप से DT MP के थ्रू ही होगी, ठीक है। DT के उनकी जो गाइडलाइंस होती है उसी के अकॉर्डिंग ही होगी। बस यहाँ पे है कि एक टाइप से आप इसको कह सकते हैं कि ये CLC टाइप का राउंड होगा, ठीक है। क्योंकि कॉलेज जो काउंसलिंग होने वाली है वो होने वाली है ऑफलाइन। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा तक्षशिला कैंपस में, ठीक है। जो हमारे DAVV का जो मेन कैंपस है तक्षशिला कैंपस, जो कि खंडवा रोड पर पड़ता है, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होने वाली ऑफलाइन है, पर इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन जब ऑनलाइन हो जाएगा तो उसमें जो आपको फाइनल फॉर्म मिलेगा उसको भी आपको प्रिंट करना है, ठीक है, जिसको आपको साथ में ले जाना है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद NRI वालों के लिए बस बताया भी गया यहाँ पे कि उनकी जो स्पॉन्सर सीट है वो 7 अक्टूबर को 2:30 बजे से यहाँ पे बताया तक्षशिला कैंपस में आएगी। NRI वालों के बताया, आगे हम देखते हैं किसके लिए क्या क्या बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है फ़ी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो फ़ी जिस भी दिन आपका काउंसलिंग होगा, ऑफलाइन काउंसलिंग जिस दिन आप वहाँ पर जाएंगे, तो आपको 10,000 रुपीज़ अपना डिमांड ड्राफ्ट एज ए डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है, ठीक है। अब वो डिमांड ड्राफ्ट है क्या, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट इन द सेंस कि जैसे आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, और आपको वहाँ पे एडमिशन हो जाता है, काउंसलिंग में आपको सीट मिल जाती है उस कॉलेज में, तो आपको वो डिमांड ड्राफ्ट कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती है, वो आपके फ़ीस में ही इंक्लूड होती है। तो आपको 10,000 रुपये एक टाइप से आपको मतलब आपको सेल्फ फाइनेंस यहाँ पे जैसे लिखा है, तो मतलब आप उनको श्योरिटी दिख के आ गए हैं कि हाँ मैं यहीं पर एडमिशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वो 10,000 रुपीज़ वहाँ पर जमा करने पड़ते हैं कि हाँ मेरा एडमिशन फाइनल हो चुका है, इसलिए मैं 10,000 रुपीज़ जमा कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने MPDT का फॉर्म भरा है, नॉर्मल काउंसलिंग जो होती है मध्य प्रदेश की, उसमें भी ऐसा ही होने वाला है। जो अलॉटमेंट लेटर आएगा उसके साथ साथ आपको बताया रहेगा कि आपको क्या फीस देनी है, ठीक है। इन केस अगर आपका एडमिशन आप बाद में कैंसिल करना चाहते हैं या किसी रीज़न से हो जाता है, आपको दूसरे कॉलेज में जाना होता है, तो आपके जो पैसे हैं वो रिफंडेबल होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पैसे हैं वो फुल्ली रिफंडेबल हैं, ये वाले 10,000, ठीक है।
ठीक है। और आपको कैंसिलेशन के लिए भी यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है कि अगर आपको कैंसिल करना है एडमिशन और आपको रिफ़ंड चाहिए तो आपको एक प्रोफार्मा मिलेगा। प्रोफार्मा आपको मिल जाएगा डीएवीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से आपको डाउनलोड करके उसको फिल करके सबमिट करना होगा। तो जो यूनिवर्सिटी का जो मेन ऑफिस है उनके जो अकाउंट से आपको पैसे रिफ़ंड किए जाएंगे, उसकी कुछ प्रोसेस होती है प्रॉपर, उसके बाद आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पैसे, ठीक है। इसके बाद आपको आगे का भी ध्यान रखना है। जब यहाँ पे हम बात करें तो डिमांड ड्राफ्ट के अब यहाँ पे टोटल एक साथ डॉक्यूमेंट्स बता दी गई है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर आपको बताई गई है जो भी डिटेल्स, वो इसके अकॉर्डिंग बताई गई है कि डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹10,000 ये तो आपको लेके जाना ही है, जो सेल्फ रजिस्टर के लिए ले जाओगे आप खुद के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ आपके पास एनटीए की जो मार्कशीट होनी चाहिए, एनटीए की मार्कशीट जो मतलब आपके पास डीएवीवी का वो आया है, ठीक है। सेकंड चीज़ आपके पास होनी चाहिए कैटेगरी वाइज मेरिट फॉर डीएवीवी सीटी, ठीक है। अब ये कैटेगरी वाइज मेरिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। कैटेगरी वाइज मेरिट जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद पता चलने वाला है, ठीक है। मैं जो कैटेगरी वाइज मेरिट है ना, वो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद एक मेरिट लिस्ट होती है, वो आपको पता चलेगी, वो है मेरिट लिस्ट। बहुत बच्चे मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि कल जो पीडीएफ आया उसके अंदर मेरिट का मतलब क्या है, मेरिट नंबर क्या है, तो सबको लग रहा था कि वो रैंक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि रैंक इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जब आप फॉर्म भर देंगे तो आपको एक मेरिट लिस्ट पता चलेगी। वो मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे होगी, अगर आप ओबीसी में तो आपको ओबीसी में पता चलेगा कि आप ओबीसी वाले बच्चों में कितने रैंक पे आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस वालों को पता चलेगा ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी बच्चे हैं उसमें आप कितने रैंक पे आ रहे हैं, ठीक है। जनरल वाले जितने हैं तो जनरल वालों को भी पता चलेगा कि वो कितने रैंक में आ रहे हैं, ओपन रैंक में आते हैं वैसे जनरल वाले। एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मेन जो है उनको कास्ट वाइज उनका मतलब उनकी कैटेगरी वाइज क्या पता चल जाएगा उनको, उनकी रैंकिंग एज वेल एज आपकी ऑल पूरी जो मध्य प्रदेश की जो ऑल रैंकिंग है जिनने भी डीएवी सीटी दी है उसकी भी रैंकिंग आपको पता चलती है। तो जो मेरिट नंबर है यहाँ पर वो है, ना कि रैंकिंग है, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। साथ ही साथ में आपको 2 पासपोर्ट फ़ोटो साइज आपकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होना चाहिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे आज से जो भरना स्टार्ट होने वाला है वो आप भरेंगे, आप चेक करती रहिएगा वेबसाइट पे, तो उसका जो है कॉपी लगेगी। साथ ही साथ में आपको क्या लगने वाला है आगे आप देख सकते हैं, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपका आ जाएगा जेडब्ल्यू अगर आपने दी है, एज वेल एज जेडब्ल्यू का भी यहाँ पे रोल प्ले होता है, इसलिए आप याद रखिएगा काउंसलिंग में जेडब्ल्यू और जेडब्ल्यू के साथ साथ आपको किसकी ज़रूरत लगेगी, आपके 12th क्लास के मार्कशीट की, ठीक है। तो ये मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो आपको पता होगा कि जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएगा एनटी की वेबसाइट पे, और दूसरा जो है हमारे पास 12th क्लास का वो अवेलेबल हो जाएगा डिजी लॉकर पे। इसके बाद के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि टीसी हो गया, वो एक ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। ओरिजिनल वो लोग देखने के लिए मांगेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि ओरिजिनल है, और जो फोटोकॉपी होगी वो वहाँ पे उनके पास सबमिट हो जाएगी। साथ ही साथ में आ जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो उसका भी एक ओरिजिनल प्लस एज वेल एज फोटोकॉपी, ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होगा और जो टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वाली जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें आपको मिलती है स्कूल की तरफ से, ठीक है, स्कूल से। तो आप अपने स्कूल में कांटेक्ट कर लीजिए क्योंकि उसका यूज़ आपको आने वाला है, तो आप वहाँ से अपने टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए। साथ ही साथ में वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको भी आप अपने साथ में रख लेना, कहीं कहीं पर उसकी भी नीड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमको लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी स्पेशली रिजर्व सीट्स वाले हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, एसटी एससी ओबीसी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो आपके पास एमपी डोमिसाइल वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भी यूज़ होगा वहाँ पर, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो पीडब्ल्यूडी का भी ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी चाहिए सब में। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट हैं तो वहाँ का भी। एमपी डोमिसाइल तो आपको लगेगा ही लगेगा, अगर आप एमपी के हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। और आपने अगर कुछ सेल्फ असिस्टेड गैप सर्टिफिकेट किया है तो वो भी इसकी भी आपको ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी लेकर जाना है, ठीक है। एनआरआई के लिए भी यहाँ पे मैं अलग से नहीं पढ़ रहा हूँ, लगभग सेम चीज़ें हैं पर कुछ कुछ चीज़ें अलग हैं, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और डीवीवी एम्प्लॉय अवार्ड मतलब ये वो बच्चे होते हैं जो डीवीवी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, प्रोफेसर्स हैं, और वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं डीवीवी के कैंपस में, उनके जो बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए जो है काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, तो उनके लिए यहाँ पर हमको अलग से मेंशन करके बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है मेन चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा कट ऑफ बताया मेरिट वाइज कि किसको कब आना है काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर 3 चीज़ हमको दिख जाती है कैटेगरी, एक हो जाती है मेरिट नंबर, एक हो जाती है रिपोर्टिंग टाइम। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मेरिट नंबर क्या है, तो मैंने मेरिट नंबर आपको बता दिया कि जो मेरिट नंबर है वो क्या है, एक्चुअली में रैंक नहीं है जो आपको अभी मिली है। मेरिट नंबर जो है वो आपको मिलेगी कब, काउंसलिंग की प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आपको मिल जाती है काउंसलिंग, ठीक है। आपको बता दिया जाता है कि कब है आपका जो मेरिट नंबर है आपका क्या है, ठीक है, आपको मिल जाता है वो, ठीक है।
उसके बाद STO का मतलब हो गया यहाँ पे ST ओपन कैटेगरी मतलब ST के बच्चे, SCO का मतलब हो गया SC ओपन कैटेगरी मतलब SC के बच्चे, OBO का मतलब हो गया OBC ओपन कैटेगरी मतलब OBC के बच्चे। और यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी वाले पूछेंगे तो वो लोग अभी यहाँ पर ओपन रैंक में आ रहे हैं, ठीक है, वो लोग अभी यहाँ पर ओपन रैंक में आ रहे हैं। और कहीं पे भी अगर URF या URO लिखा है तो वो होगा जनरल के बच्चों के लिए, ठीक है। तो मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ ग्रुप सी के बारे में। ग्रुप सी के बारे में बता दूंगा तो ग्रुप ए वाले और बी वाले बच्चे भी समझ ही जाएंगे। तो स्पेसिफिकली मैं ग्रुप सी की बात करूँगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा अपना पॉज करके कि आपका उस हिसाब से कैसा होगा, ठीक है। तो ग्रुप सी की तरफ चले हम लोग। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले बुलाया गया है STO के बच्चे के लिए। ST के बच्चों को इसलिए क्योंकि जो नंबर ऑफ़ ST स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा भीड़ नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने एक साथ सबसे पहले STO उनको बुला लिया है, ST के बच्चों को मेरिट नंबर के अकॉर्डिंग, जिनको शाम को 5 बजे रिपोर्ट करना है तक्षशिला कैंपस में DAVV के, ठीक है। फिर SC के जो बच्चे हैं उनको नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे करना है, वो भी किसको, जिसकी मेरिट नंबर 1 से 150 तक है। फिर SC के बच्चे जिनकी 151 से 318 तक है उनको रिपोर्ट करना है कब, 11 बजे, ठीक है। अब बच्चे पूछेंगे कि यार 318 से ज़्यादा है तो हम लोग कब रिपोर्ट करेंगे, तो आपके लिए नेक्स्ट डे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डे जो लिखा है ना ओपन रैंक वो सब आपके लिए ही है, ठीक है, जो बचे हुए बच्चे रहेंगे। फिर हम OBC की जो बची हुई रैंक है ना, आप देख सकते हैं। फिर JKM और PWD वाले बच्चे, फिर EWS बच्चे वाले 1 से 150। अब जो बचे हुए बच्चे हैं वो सब ओपन रैंक में चले गए, मतलब ऑल रैंक वाले, ठीक है। तो जो ओपन रैंक वाले बच्चे हैं उन लोगों का नीचे दिया गया है जिनके 1000 तक रैंक आई है, उनको कहाँ तक कब कब जाना है, मेरिट नंबर जिसका 1000 तक आया है, ठीक है, उसको बता दिया कि आप कितने बजे आ रहे हैं। सबका टाइम दे दिया है कि सुबह 9 बजे से शाम के 4:30 बजे तक आपको दिया है, ठीक है। जिन लोगों को STO SCO का मतलब समझ नहीं आ रहा था उसके लिए एब्रीवेशंस भी यहाँ पे दी गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नीचे इतने अच्छे से सीट्स को क्लासीफाई किया गया है कि यहाँ पर पहले तो हमको बता दिया गया था हर कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, ठीक है, DAVV के जितने भी कॉलेज हैं। यहाँ पे हमको ये भी बताया गया है कि हर कॉलेज में हर कैटेगरी के बच्चे के लिए कितने सीट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी हो जाती है। जैसे कि हम ग्रुप सी पे ही चलते हैं पहले, ठीक है। ग्रुप सी के अकॉर्डिंग आप समझ जाइएगा अगर आप दूसरे स्ट्रीम के भी यहाँ पर हैं तो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम पहले देखते हैं तो ग्रुप सी में पहला क्या है, बी फार्मा में SOP लिखा है, मतलब स्कूल ऑफ फार्मेसी है, ठीक है, जो DAVV का है, ठीक है। वहाँ पे है 60 सीट्स। तो क्या URO की जस्ट नीचे क्या लिखा है, देखिए 21 लिखा है। तो URO की जो सीट्स हैं वो 21 है वहाँ पे, ठीक है। URF मतलब हो जाता है वो जनरल के बच्चे जो फी वेवियर में आते हैं उनके लिए क्या हो जाता है 21 सीट्स हैं, ठीक है। EWS की बात करें तो 6 सीट्स हैं। ST ओपन की बात करें तो 8 सीट्स हैं। और ST फी वेवियर वाले हैं जो उनकी जितनी सीट्स हैं 4 सीट्स हैं। इस हिसाब से आपको आगे OBC NRI और PWD और जम्मू कश्मीर माइग्रेंट सबका आगे तक दिया है। तो इसमें क्या है आपको क्लासीफाइड करी गई है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्लासीफाई इसलिए किया गया है क्योंकि आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो कॉम्पिटिशन होता है आप लोगों के बीच में वो किससे होता है। ST वालों का कॉम्पिटिशन सिर्फ ST वालों से होता है क्योंकि ST की सीट्स अलग होती है रिजर्व। OBC वालों का OBC वालों के साथ होता है, ठीक है। EWS वालों का EWS वालों के साथ होता है। बट जब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की तो जनरल कैटेगरी का सबके साथ होता है। कैसे होता है सबके साथ कि जो ST SC OBC वाले जो ऊपर वाले बच्चे हैं जिनके लिए रिजर्व सीट्स हैं उन्हें तो सीट मिल जाती है, और जिन्हें सीट नहीं मिलती है उसको हम किस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ओपन रैंक में। और उसी ओपन रैंक में हमारे कौन रहते हैं, जनरल। तो जो बचे हुए बच्चे हैं उन सबका कंपटीशन जनरल के साथ हो जाता है। तो वो क्या होता है कि जनरल का जो कंपटीशन थोड़ा सा हाई होता है इसलिए माना जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ पहले से चलती आ रही है तो हम इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। अब जनरल के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट जनरल में भी जो बच्चे अपर रैंक पे हैं उनका तो डेफिनेटली श्योर हो जाता है। बट जो बच्चे मिड में या एवरेज रह जाते हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट फिर भी मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो यही सब था इस फॉर्म में जो हमको कल DAVV ने दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।